जय हिंद दोस्तों। मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आरपीएफ एसआईपीएफ एलडीसी की तैयारी चल रही है। आरपीएफ एक्ट का पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है। आज यह आरपीएफ एक्ट का दूसरा पार्ट है जिसमें हम बचे हुए सारे सेक्शंस को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ सवाल आपको घुमा करके भी बन सकते हैं बाकी सेक्शन से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेक्शन 10 तक देख लिया था। इसमें हम सेक्शन 11 से आगे देखेंगे। तो सेक्शन 11 है ड्यूटीज ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स, बल सदस्यों के कर्तव्य। इंपॉर्टेंट सेक्शन है और सभी को पता होना चाहिए जो भी आरपीएफ में है कि मेंबर ऑफ द फोर्स के क्या काम है। तो इसमें 4 पॉइंट हैं, चारों पॉइंट को हम लोग डिटेल से देखते हैं। कहता है कि प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी और बल के सदस्य का यह कर्तव्य होगा, मतलब एवरी सुपीरियर ऑफिसर हो या फिर मेंबर ऑफ द फोर्स हो, उनका यह ड्यूटी होगा। क्या फर्स्ट ड्यूटी है इसका? प्रॉम्प्टली टू एक्सिक्यूट ऑल ऑर्डर्स लॉफुली इशूड टू हिम बाय हिज सुपीरियर अथॉरिटी, अपने वरिष्ठ अधिकारियों के विधि पूर्वक आदेशों का पालन करना। दूसरा है टू प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड रेलवे प्रॉपर्टी, पैसेंजर एंड पैसेंजर एरिया, तो रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करना। तीसरा जो काम है हमारा, टू रिमूव एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द मूवमेंट ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी और पैसेंजर एरिया, अगर रेल संपत्ति या यात्री क्षेत्र के संचलन में पड़ने वाली कोई भी बाधा है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो उसको दूर करना। और लास्ट है टू डू एनी अदर एक्ट conducive to the better protection and security of railway property, passenger area and passengers, मतलब कोई भी ऐसा कार्य जो रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों के बेहतर संरक्षण के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए आवश्यक है, उनको काम करना। तो ये है हमारा ड्यूटीज। तो ड्यूटीज ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स सेक्शन 11। सेक्शन 12 में है पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति। किन किन कंडीशंस में वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकते हैं? तो पहले कहता है कि कोई भी बल सदस्य, मतलब एनी मेंबर ऑफ द फोर्स है, उनको मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति दी गई है। किन किन कंडीशन में? पहला कहता है कि उस व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर सकते हैं जो आपके ड्यूटी के दौरान आपके ऊपर भय कारित करता है, जिससे कि आपके कर्तव्य में बाधा होती है। दूसरा कहता है कि कोई ऐसा प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति आपके ऊपर या तो वॉलेंटरली हर्ट करना चाहता है या हर्ट करने की कोशिश करता है। और तीसरा ये कहता है कि आपको रॉन्गफुली कन्फाइन करता है, आपको सदोष अवरोध करता है, और सदोष अवरोध रॉन्गफुल ऑब्स्ट्रक्ट रिस्ट्रेन करता है आपकी ड्यूटी में। और चौथा कहता है कि अगर कोई असॉल्ट करता है या असॉल्ट करने की आपको धमकी देता है। एंड पांचवा कहता है कि कोई भी क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग करता है या करने की धमकी देता है। इन पांचों कंडीशंस में आप उस व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरा क्या कहता है। दूसरा कंडीशन कहता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं जो किसी ऐसे संज्ञेय अपराध से संबंध रहा है, जिसने कोई कॉग्निजिबल ऑफेंस करके रेल परिसर में आ रहा है, या जिनके विरुद्ध यह साबित हो रहा है या आपको संदेह हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, अपनी उपस्थिति छुपाने का प्रयास कर रहा है, और यह विश्वास करने का कारण उत्पन्न हो जा रहा है कि अगर वो उस व्यक्ति के खिलाफ हम कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो वह रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों के ऊपर संज्ञेय अपराध कर सकता है। तो उस कंडीशन में भी हम उस व्यक्ति को क्या करते हैं, बिना वारंट गिरफ्तार करते हैं, अरेस्ट विदाउट वारंट। तीसरा कंडीशन क्या कहता है? तीसरा कंडीशन कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो रेल सीमा में अपनी उपस्थिति छिपाता है या यह विश्वास करने का कारण हो जाता है कि अगर वह व्यक्ति रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र, यात्रियों की चोरी करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न कर रहा है, तो इस कंडीशन में भी हम उन सब व्यक्तियों को क्या करते हैं, वारंट के बिना गिरफ्तार कर लेते हैं। और लास्ट जो वारंट के बिना गिरफ्तार करने के बारे में बताता है, तो ये कहता है कि कोई उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेंगे जो ऐसा संज्ञेय अपराध करता है या करने का प्रयत्न करता है जिसमें रेल संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों से संबंधित किसी कार्य को करने में लगे हुए किसी व्यक्ति के जीवन को खतरा है।
तो इन चारों कंडीशंस में मेंबर ऑफ द फोर्स क्या कर सकता है, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है। आते हैं अब सेक्शन 13 पे, पावर टू सर्च विदाउट वारंट। वारंट के बिना तलाशी करने की जो शक्ति है वो किनको दी गई है। तो इसमें कहता है कि हेड कांस्टेबल व्हेन एनी मेंबर ऑफ द फोर्स नॉट बिलो द रैंक ऑफ सीनियर रक्षक, मतलब ज्येष्ठ रक्षक। ये ज्येष्ठ रक्षक पहले था, तो ज्येष्ठ रक्षक को क्या कहा जाए, जिनकी सर्विस जो है 10 साल से ज्यादा हो गई, उनको ज्येष्ठ रक्षक की श्रेणी में माना जाता है। वो उनको विश्वास हो जा रहा है कि अगर धारा 12 से निर्दिष्ट कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, या फिर अपराधी को भाग जाने अथवा अपराध का साक्ष्य छिपाने का अवसर दिए बिना अगर तलाशी न लिया जाए, तो वो सारे अपराध के साक्ष्यों को छिपा लेगा या तो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम बिना वारंट उस व्यक्ति की तलाशी ले सकते हैं। और तलाशी कैसे ली जाएगी, इसके बारे में क्या बताता है, इसके बारे में ये बताता है कि तलाशी उसी प्रकार ली जाएगी जो कि सीआरपीसी में जिस तरह का प्रावधान दिया गया है। तो ये है आपको सेक्शन 13। अब हम आते हैं सेक्शन 14, प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट। अगर किसी को गिरफ्तार कर लेते हैं सेक्शन 12 के तहत, तो हम उसके बाद क्या प्रक्रिया अपनाएंगे। तो कहता है कि अगर आप सेक्शन 12 के तहत किसी को, कोई बल सदस्य किसी को गिरफ्तार करता है, तो वो तुरंत या तो अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास लेकर के आएगा, और अगर सीनियर पुलिस ऑफिसर नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में निकटतम किसी पुलिस थाने में उसको भिजवाएगा, घटना के पूरी जानकारी देते हुए, मतलब किस घटना में उसे गिरफ्तार किया गया, किस प्रकार के अपराध उसने किए हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए। तो सेक्शन 14 में दिया गया प्रोसीजर टू बी फॉलोड आफ्टर अरेस्ट। सेक्शन 15 में कहता है ऑफिसर्स एंड मेंबर ऑफ द फोर्स टू बी कंसिडर्ड ऑलवेज ऑन ड्यूटी एंड लाइबल टू बी एम्प्लॉयड इन एनी पार्ट ऑफ द रेलवे। मतलब आपको 24/7 जो भी ऑफिसर है या मेंबर ऑफ द फोर्स है उनको ड्यूटी पे माना जाएगा। साथ ही साथ उनको भारतीय रेल के किसी भी हिस्से में नौकरी के लिए भेजा जा सकता है। तो ये चीज इसमें बताया गया है, कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति है, बल सदस्य है, उसे इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सदैव जो है कर्तव्य रूढ़ समझा जाएगा, ऑलवेज ऑन ड्यूटी समझा जाएगा, और भारत के किसी भी कोने में, मतलब लाइबल टू बी एम्प्लॉयड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया। और दूसरा ये कहता है कि बल सदस्य इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों से भिन्न किसी नियोजन या पद पर अपने को नहीं लगाएंगे। मतलब कोई भी व्यक्ति जो है एक अपने आप को किसी दूसरे जगह नियोजित नहीं करेगा। आप आरपीएफ में है तो आप आरपीएफ के ही कामों को देखेंगे। तो ये हो गया आपको सेक्शन 15। इसके बाद है सेक्शन 15A। सेक्शन 15A कहता है कि आपको रेस्ट्रिक्शंस है रिस्पेक्टिव राइट टू फॉर्म एसोसिएशन ईटीसी। आरपीएफ एसोसिएशन के अलावा आपको सब किसी भी प्रकार के एसोसिएशन बनाने के अधिकार से निर्बंधन किया गया है। इसमें कहता है कि कोई भी बल सदस्य केंद्रीय सरकार या विहित प्राधिकारी की लिखित पूर्व मंजूरी के बिना, विदाउट एनी रिटन कंसेंट जो है, आप ना तो किसी व्यावसायिक संघ, ना ही किसी श्रम संघ, मतलब ना तो ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, पॉलिटिकल एसोसिएशन, या फिर एनी क्लास ऑफ ट्रेड यूनियंस, लेबर यूनियन और पॉलिटिकल एसोसिएशन, आप इनमें इसका सदस्य नहीं बनेंगे। साथ ही साथ आप किसी भी सोसाइटी, इसमें क्या लिखा है, किसी ऐसी सोसाइटी, संस्था, संगम या संगठन जिसे बल के भाग रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है, मतलब मान्यता प्राप्त कौन है, आरपीएफ एसोसिएशन मान्यता प्राप्त है। इसके बाद आपको वेलफेयर सोसाइटीज बनाए जाते हैं, आपको आरपीएफ रूल में हम पढ़ाएंगे कि वेलफेयर सोसाइटीज बनते हैं। उस सोसाइटी में भी आपको अध्यक्ष और फलना लिखना जो भी है पद आपको दिया जाता है, उसमें आप बन सकते हैं। लेकिन अगर वो बल का भाग नहीं है तो वहां आप उस सोसाइटी का, संस्था का नहीं बन सकते। साथ ही साथ अगर कोई सामाजिक, अमोद, प्रमोदात्मक या धार्मिक प्रकृति का है तो वहां सदस्य बन सकते हैं। ये भी आपको दिया गया है, लेकिन आपको उसका कंसेंट आपको प्रायर अथॉरिटी से ले लेना है। इसमें अब एक डिस्प्यूट है, उसको यहाँ
संपर्क किया गया है। तीसरे पॉइंट में यह कहता है कि आप प्रेस से संपर्क नहीं करेंगे, पुस्तक, पत्र या दस्तावेज का प्रकाशन नहीं करेंगे या ना कराएंगे। लेकिन अगर कराना है तो क्या करेंगे, आप परमिशन लेंगे उसका विधिक प्राधिकारी से। किंतु जहां ऐसा संपर्क या प्रकाशन उसके कर्तव्यों के स्वाभाविक निर्वहन में है अथवा यह बिल्कुल साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रकृति का अथवा विविध प्रकार का है, वहां ऐसा कर सकेगा। मतलब आज के डेट में अगर हमें किताब लिखना है, मैं आपको ये सारी चीजें, आपको नॉलेज जो शेयर करता हूँ, ये क्या है, ये स्वाभाविक निर्वहन में है और इस विभाग के लिए काम का है। इस कारण से ये सारी चीजें हैं, आफ्टर परमिशन ये काम किया जा रहा है। तो आपको ये सारा चीज परमिशन के साथ करना है। एक स्पष्टीकरण यहाँ किया गया है कि अगर कोई प्रश्न उठ जाता है, अगर कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि सोसाइटी, संस्था, संगम जो है, जो सामाजिक, आमोद प्रमोदात्मक या धार्मिक प्रकृति का है या नहीं, तो इस पर जो फैसला होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उस पर देता है जो फैसला, वही माना जाएगा। तो ये आपको मिल गया संगम आदि बनाने के अधिकार की बाबत निर्बंधन। अगला जो सेक्शन है, सेक्शन 15A का दूसरा पॉइंट है और इसमें यह कहा गया है कि कोई बल सदस्य किन्हीं राजनीतिक प्रयोजनों के लिए या ऐसे किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए जो विहित किए जाए व्यक्तियों के किसी निकाय द्वारा संगठित किसी प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा या उनकी किसी बैठक को संबोधित नहीं करेगा या सम्मिलित नहीं होगा। मतलब इस प्रकार से भी आपने आपको जो है ना तो एड्रेस कर सकते हैं किसी भी, ना पार्टिसिपेट करेंगे किसी डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो कि राजनीतिक प्रयोजन के लिए है। तो ये आपको यहाँ पर 15A था। अब आते हैं सेक्शन 16, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स ड्यूरिंग सस्पेंशन। निलंबन के दौरान बल सदस्य के क्या उत्तरदायित्व होंगे उसके बारे में सेक्शन 16 बताता है। इसके बारे में डिटेल हम आरपीएफ रूल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ सिंपल सा चीज ये बोलता है कि कोई भी बल सदस्य अगर निलंबित हो जाता है तो ये नहीं माना जाएगा कि वो बल सदस्य नहीं है, उसे बल सदस्य माना जाएगा और उस सारे उत्तरदायित्व, अनुशासन उसके ऊपर लागू होंगे जैसा कि वो ऑन ड्यूटी पर होता है। आगे है 16A कि अगर आप बल सदस्य नहीं रहे, मतलब आप डिसमिसल, रिमूवल हो गया आपका, तो सरेंडर करना है आपको सर्टिफिकेट आर्म्स ईटीसी का। कहता है कि अगर आप जो है बल के सदस्य नहीं रहे तो आपको किसी भी प्रकार का अगर प्रमाण पत्र, आयु, साज सज्जा, वस्त्र है तो उसको आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी को तत्काल जो है समर्पित कर देना है, जमा कर देना है। साथ ही साथ जो है अगर आपके ऊपर लगाए गए आरोप जो है दोष सिद्धि हो जाता है या फिर आप क्या करते हैं, आप इन चीजों को जमा करने से उपेक्षा करते हैं, नेग्लिजेंट करते हैं, तो आपके दोष सिद्धि अगर हो जाता है तो कारावास होगा जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 200 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। कहता है इस धारा की कोई बात ऐसी किसी वस्तु को लागू नहीं समझी जाएगी जो महानिदेशक के आदेश के अधीन उस व्यक्ति की संपत्ति हो गई है जिसे वह दी गई थी। मतलब आपको अगर क्वार्टर मास्टर से जो सामान इशू होता है उसका अगर कोडल लाइफ खत्म हो गया है तो उसे आपको जमा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो संपत्ति अब आपकी हो गई है। सेक्शन 17 इंपॉर्टेंट है, पेनाल्टीज फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी ईटीसी, कर्तव्य की उपेक्षा आदि करने के लिए शास्तियां। इसमें यह कहता है कि अगर कोई धारा 9 जो है, धारा 9 में भी हमने सस्पेंशन, डिसमिसल, रिमूवल के बारे में पढ़ा, लेकिन यहाँ क्या कहता है, उस पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुए कोई बल सदस्य जो कर्तव्य के किसी अतिक्रमण पर या किसी नियम या किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा दिए गए लॉफुल ऑर्डर को जानबूझ करके भंग करता है या उसकी उपेक्षा करने का दोषी है, साथ ही साथ अपने कर्तव्यों से बिना किसी आदेश के अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, छुट्टी पर जाता है और बिना उचित कारण के ओवर स्टे कर देता है और कायरता का दोषी होता है, कॉवर्डनेस का, तो क्या किया गया है, बल की अभिरक्षा में उसको लिया जाएगा, फोर्स कस्टडी में लिया जाएगा जो कि 2BB में हम लोगों ने पढ़ा, और दोष सिद्धि होने पर 1 वर्ष तक का कारावास हो सकेगा। तो ये कहता है सेक्शन 17 क्लॉज 1। इसमें और भी चीजें हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि इस दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा। मतलब अब जो ये संज्ञेय है होगा और साथ ही साथ वो अजमानतीय अपराध होगा। आगे ये कहता है कि अगर सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए केंद्रीय सरकार भर्ती किए गए किसी बल सदस्य द्वारा किए गए
और इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध की अथवा भर्ती किए गए किसी बल सदस्य द्वारा किसी अन्य बल सदस्य के शरीर या संपत्ति के विरुद्ध किए गए किसी अपराध की जांच करने या उसका विचारण करने के प्रयोजन के लिए किसी भी वर्ग के मजिस्ट्रेट की शक्तियां किसमें होगी? सहायक महानिरीक्षक, इसमें होंगे असिस्टेंट एआईजी जिसको बोलेंगे, सीनियर कमांडेंट और कमांडेंट में विनिहित होगी। मतलब अगर किसी भी प्रकार से बल में आपस में कुछ होता है, किसी भी प्रकार से झगड़ा लड़ाई या कुछ सामान चोरी ये वो, तो इन चीजों के लिए क्या बोला गया कि मजिस्ट्रियल पावर जिनको है वो उसको देखेंगे और उस पर कार्यवाही करेंगे। कार्यवाही में क्या करेंगे? सबसे पहले जब अपराध छुट्टी पर हो या ड्यूटी से अनुपस्थित हो, व्हेन द ऑफेंडर, जब अपराधी जो है छुट्टी पर हो या ड्यूटी पर हो, जब अपराधी भर्ती किए गए बल सदस्य के रूप में अपराधी के कर्तव्य से संबंधित ना हो, जब वह अपराध छोटा हो, भले ही वह अपराध भर्ती किए गए बल सदस्य के रूप में अपराधी के कर्तव्यों से संबंधित हो, जब ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे ऐसे कमांडेंट के लिए जिसमें मजिस्ट्रेट की शक्तियां विनीत है, अपराध की जांच या उसका विचारण करना साध्य ना हो, तब उस अपराध की यदि वह विहित प्राधिकारी जिसके अधिकारिता और सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है ऐसी अपेक्षा करे, जांच या उसका विचारण उस मामले में अधिकारिता प्राप्त रखने वाले मामूली दंड न्यायालय द्वारा किया जाएगा। अब जब इन कंडीशंस में क्या होगा, जब अपराधी जिसने जो भी बल सदस्य है उसने किसी प्रकार के ऐसे काम किए हैं लेकिन वो छुट्टी पर है या ड्यूटी से अनुपस्थित है और अपराधी के कर्तव्यों से संबंधित नहीं है, वो मतलब आपका डिपार्टमेंट के बाहर आपने किसी प्रकार के ऐसे केसेस में आप फंस गए या आपने कोई ऐसा अपराध कर दिया, साथ ही साथ अपराध कुछ छोटा भी हो लेकिन अपराधी के कर्तव्यों से संबंधित नहीं, जैसे आप बाहर गए किसी के साथ जो है आपकी हाथापाई होगी, बोलचाल हो गया, धक्का मुक्की हो गया, छोटे किसी भी, तो ये सारी शक्तियां जो क्या है, जो कमांडेंट जो इंटर डिपार्टमेंटल नहीं हो सकता जिसकी इंक्वायरी, उसके लिए क्या बोला गया? बोला गया कि आप दंड न्यायालय में उसकी इंक्वायरी की जाए। आगे ये कहता है कि इस धारा के किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भर्ती किए गए किसी बल सदस्य को किसी विधि द्वारा दंडनीय बनाए गए किसी अपराध के लिए उस विधि के अधीन अभियोजित किए जाने अथवा ऐसी किसी विधि के अधीन ऐसी किसी शास्ति या दंड जो कि ऐसे अपराध के लिए इस धारा द्वारा उल्लिखित शास्ति या दंड के भिन्न दंड से भिन्न या कठोरतर है, भागी होने से निवारित करती है, परंतु कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। सिंपल ये कहता है कि इसमें एक अपराध के लिए 2 बार दंड नहीं होगा, साथ ही साथ जो अपराध बल सदस्य दंडनीय बताए गए हैं तो उसको किसी भी तरह से शास्ति जो है इसमें जो उपबंधित धारा है उसके तहत नहीं दिया जाएगा। आते हैं सेक्शन 18, ये सिंपल है, इसमें ये कहता है कि हमारे ऊपर जो है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 22 ऑफ 1922 टू द मेंबर ऑफ द फोर्स, ये कौन सा एक्ट है? इस एक्ट को कहते हैं पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922, पुलिस इंसाइटमेंट टू डिसअफेक्शन एक्ट 1922 हमारे ऊपर लागू होता है क्योंकि आप कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे कि बल की छवि धूमिल हो जाए, और ऐसा काम करते हैं तो आपको वो अपराध के अंतर्गत ट्रीट किया जाता है। सेक्शन 18 यही कहता है। और सेक्शन 19 ठीक इसका उल्टा कहता है कि कुछ ऐसे अधिनियम है जो हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं, सर्टेन एक्ट्स नॉट टू अप्लाई टू द मेंबर ऑफ द फोर्स। कौन कौन से नहीं होते हैं? सबसे पहला है मजदूरी संदाय अधिनियम, पेमेंट वेजेस एक्ट, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, एंड एनी कॉरेस्पॉन्डिंग लॉ रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, मतलब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से कोई भी हो, या इनफोर्स इन स्टेट शैल नॉट अप्लाई टू द मेंबर ऑफ द, जिस राज्य में हम काम कर रहे हैं अगर वहाँ कोई पेमेंट वेजेस एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, या फिर उस राज्य के कोई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से संबंधित कोई भी कानून है वो हमारे ऊपर लागू नहीं होते हैं। एंड सेक्शन नंबर 20 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्ट्स ऑफ मेंबर ऑफ द फोर्स, बल सदस्यों के कार्यों के लिए संरक्षण की बात की गई है कि अगर कोई बल सदस्य काम करता है किसी के ऑर्डर पे करता है, वरिष्ठ अधिकारी, सीनियर ऑफिसर, सुपीरियर ऑफिसर, किसी के भी आदेश पे, तो उसके लिए उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। यह है सेक्शन 20। एंड सेक्शन 21 कहता है पावर टू मेक रूल, नियम बनाने की शक्ति। हर अधिनियम में एक सेक्शन होता है जिसमें कि नियम बनाने की शक्ति के बारे में बात की जाती है, तो यहाँ सेक्शन 21 में इसके बारे में बताया गया है, और इसी पावर का प्रयोग करते हुए बना है आरपीएफ रूल 1987। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आरपीएफ एक्ट को पूरा डिटेल में देख लिया है। पूरी 21 धाराएं इसमें हैं और पूरी 21 धाराओं को हमने डिटेल से यहाँ पर समझ रखा है। अब किसी भी प्रकार के सवाल अगर यहाँ से पूछे जाते हैं
तो आशा करते हैं कि आप उसे आसानी से टैकल कर पाएंगे और उसे सही कर पाएंगे। तो चलिए, इसी आशा के साथ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करके मोटिवेशन बढ़ाइएगा। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को कम से कम एक आदमी के पास जरूर शेयर करिएगा ताकि उनके नॉलेज में इन्हांसमेंट हो पाए। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस video.